पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कार्डिनल होलीनेस को बताता है कि उत्तर दिशा में बारबेरियंस दिखाई दिए हैं। होलीनेस कहती है कि हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने सैनिकों के साथ उस दिशा में जाने लगती है। तभी एक सैनिक दूसरे सैनिक से पूछता है, मैंने सुना है कि उस सेंट के पास कुछ खास ताकतें हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरा सैनिक जवाब देता है, तुम्हें जल्द ही समझ आ जाएगा। उसी वक्त अचानक गॉब्लिन्स की आर्मी हमला कर देती है, लेकिन सेंट अपनी फायर मैजिक से इतनी बड़ी फ्लेम बनाती है कि पूरी गॉब्लिन आर्मी एक ही झटके में खत्म हो जाती है। सभी सैनिक सेंट की ताकत देखकर हैरान हो जाते हैं, और जब गॉब्लिन मर जाते हैं तो वहाँ फूल उगने लगते हैं। सैनिक बताता है कि इस सेंट का नाम स्वालीना है। वो 7 महान लोगों में से एक हैं जो पूरे कॉन्टिनेंट के लिए आशा और रक्षा का प्रतीक हैं। उसी की वजह से इनका रिश्ता एल्स कॉन्टिनेंट से अच्छा है। वो अपने दुश्मनों को राख में बदल देती हैं और उन्हें फूलों के साथ शांति से विदा करती हैं। फिर स्वालिना कार्डिनल से पूछती है, मैंने रास्ते में आपको उस श्रापित जगह के बारे में बताया था जहाँ कुछ बुरा होने वाला है। क्या आपने वहाँ जांच के लिए हमारे पालाडिन्स भेजे? पालाडिन्स वो डिवाइन वॉरियर्स होते हैं जो सेंट के आदेश पर मॉन्स्टर से लड़ते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं। कार्डिनल कहता है, डार्क कॉन्टिनेंट पर ध्यान देना बेकार है, वहाँ कोई इंसान नहीं रहता। मैं आपकी इस बात को नहीं मान सकता और सेंट्रल अथॉरिटी भी इजाज़त नहीं देगी। स्वालिना कहती है, शायद मुझे खुद जाना चाहिए। तभी कार्डिनल गुस्से में बोलता है, आपको पता है आप किस पोजीशन में हैं? अब आप वो आम लड़की नहीं है जो कभी एक गांव में रहती थी। फिर वो मान जाता है कि वो कुछ वॉरियर्स भेजेगा जो उसके अधीन है। जब कार्डिनल वहाँ से जाता है तो मन ही मन उसे गालियाँ देता है। वो सिर्फ उसकी डिवाइन पावर की वजह से उसके साथ है, ताकि वो आर्मी और लोगों को कंट्रोल कर सके। और स्वालिना मन ही मन सोचती है कि मुझे उन्हें बचाना होगा। दूसरी तरफ एटू एल्फ से कहती है, चलो कुछ मज़ेदार बनाते हैं। सभी एल्फ एक्साइटेड हो जाते हैं और काम में लग जाते हैं। वो किंग टकूटो के लिए एक थ्रोन और काउंसिल रूम बनाते हैं, जिसे देखकर टकूटो खुश हो जाता है। एटू बताती है कि डार्क एल्व्स ने बहुत मेहनत की है इसे बनाने में, और ये तो बस शुरुआत है। वो इतनी ताकतवर सभ्यता बनाएंगे कि दुश्मनों की ज़मीनों पर कब्जा कर सकें। तभी मोल्टार, जिया और एमा आते हैं और एटू से कहते हैं, आपके बुलावे पर हम आ गए हैं। एटू कहती है, तो चलिए सभा शुरू करते हैं। मोल्टार कहता है, उससे पहले हम किंग टकूटो को वो कपड़े देना चाहते हैं जो हमने मिलकर बनाए हैं। टकूटो वो कपड़े पहनता है और कहता है कि उसे वो बहुत पसंद आए। एमा कहती है, हमें सुनकर अच्छा लगा किंग टकूटो। फिर मीटिंग शुरू होती है। मोल्टार पूछता है कि सबसे पहले हमें किस तरह की बिल्डिंग बनानी चाहिए। जिया बताता है कि पेड़ की खराब जड़ों को काट दिया गया है और ज़मीन भी बराबर कर दी गई है। एटू बताती है कि पहले हमें खाने की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि अगर कोई जंग होती है तो भूखे पेट लड़ा नहीं जा सकता, और हम कोई जंग छेड़ना भी नहीं चाहते। मोल्टार कहता है, माफ़ करना, लेकिन हमारा किंग तो अपनी ताकत से बहुत सारा खाना बना सकता है। एटू गुस्से में कहती है, तुम लोग हर बात में किंग पर ही क्यों निर्भर रहते हो? जब हम अपने क्षेत्र को बड़ा करेंगे तो खाना बांटना भी मुश्किल हो जाएगा। मोल्टार समझ जाता है और कहता है, मैंने इतना नहीं सोचा था। एटू कहती है, अगर तुम समझ गए तो ठीक है। फिर वो टेबल पर एक अजीब सा पौधा रखती है। एल्स पूछते हैं, ये क्या चीज़ है? एटू बताती है, ये मांस का पेड़ है। जब एल्स समझ नहीं पाते तो वो बताती है कि यह पौधा मिस्ट्री मीट उगाता है, जिसका स्वाद इंसानों के मांस जैसा होता है और यह बहुत पौष्टिक है। मोल्टार कहता है, मैं समझ गया, पर इंसानों का मांस खाने की सोच से ही कुछ एल्स बीमार हो जाएंगे। एटू कहती है, ये तो बस प्रोडक्शन की शुरुआत के लिए है। टकूटो कहता है, हाँ, हर किसी की अपनी पसंद होती है। एटू बताती है कि अब हमें एक हट बनानी पड़ेगी जहाँ इस सारे खाने को स्टोर किया जा सके। एमा कहती है, मैं संभाल लूँगी। तभी वो पेड़ बोलने लगता है, मेरे साथ अच्छे से पेश आना। ये सुनकर एमा डर जाती है। एटू कहती है कि हमारी अगली योजना रिसर्च पर होगी, क्योंकि हमारा देश अभी बहुत छोटा है। हमें जल्दी से जल्दी नई टेक्नोलॉजी सीखनी होगी। मोल्टार एटू से पूछता है, किस तरह की टेक्नोलॉजी? एटू एक्साइटमेंट में जवाब देती है, मैजिक टेक्नोलॉजीज़। टकूटो भी ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। मोल्टार कहता है, मैं थोड़ा बहुत मैजिक जानता हूँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ, लेकिन हम किस तरह का मैजिक सीखेंगे? एटू समझाती है कि हम मिलिट्री मैजिक सीखेंगे। वो बताती है कि नॉर्मल मैजिक से हम कुछ लोगों पर हमला कर सकते हैं, लेकिन मिलिट्री मैजिक से हम हज़ारों की आर्मी पर एक साथ हमला कर सकते हैं और अपनी योजना के अनुसार ज़मीन को भी बदल सकते हैं। मोल्टार ये सुनकर हैरान रह जाता है कि ऐसा मैजिक भी होता है।
अटू कहती है कि पहले हमें उन लोगों को चुनना होगा जो मैजिक जानते हैं, फिर हम रिसर्च शुरू कर सकते हैं। तकुटू कहता है ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसे आसानी से सिखाया जा सकता है। मोल्टार उत्साहित होकर कहता है मैं सीखना चाहता हूँ। अटू बताती है कि अब बस मिलिट्री प्लानिंग बची है। जिया सोचता है अब मेरी बारी है और बोलता है हमें पहले आर्मी तैयार करनी चाहिए। लेकिन तकुटू उसे रोकता है और कहता है अभी हम आर्मी पर इतना ध्यान नहीं देंगे। यह सुनकर जिया थोड़ा उदास हो जाता है। अटू बताती है कि अभी आर्मी सिर्फ हमारे रिसोर्सेज खत्म करेगी, बदले में कुछ नहीं देगी। जिया कहता है कि हमारे लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि वे किंग की रक्षा कर सकें। मोल्टार बताता है कि जिया और उसके सिर पर इनाम है क्योंकि वे डार्क एल्व्स के लीडर हैं। लोग उन्हें मारने के लिए पीछे लगेंगे। तभी सबकी नज़र तकुटू की ओर जाती है। तकुटू थोड़ा सोचता है और कहता है हमें एक हीरो बनाना चाहिए। अटू सहमति में कहती है हीरो की प्रोडक्शन कॉस्ट भले ही ज़्यादा हो, लेकिन उनकी देखभाल नहीं करनी पड़ती, इसलिए वे बेस्ट होंगे। जिया पूछता है हीरो क्या होता है। अटू बताती है कि म्योंगरा में कई तरह के हीरो होते हैं जो किंग के अंडर काम करते हैं। उनके पास खास शक्तियाँ होती हैं और वो बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन दिमाग से थोड़े कमज़ोर। उन्हें बुलाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, लेकिन हम जल्दी ही एक हीरो को बुला सकते हैं। हीरो की वजह से हम अपनी पहचान छिपा सकते हैं। तकुटू कहता है हम हीरो बनाएंगे, अब तुम लोग आराम से रह सकते हो। जिया उदासी में शुक्रिया कहता है। तकुटू सोचता है जितने खुश नागरिक होंगे मैं उतना ही माना इकट्ठा कर पाऊंगा और हमारा देश उतनी ही तरक्की करेगा। मैं इन्हें बेहद खुश कर दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोनियस नाम का एक सोल्जर प्रार्थना कर रहा होता है। एक दूसरा सोल्जर वेरेडल उससे कहता है तुम क्या कर रहे हो, ये समय बर्बाद करने का नहीं है। लोनियस कहता है ये जगह भगवान से प्रार्थना करने की है, ज़रा शांति रखो। वेरेडल लोनियस की गर्दन में एक रिंग देखता है और पूछता है क्या तुम इस वेडिंग रिंग को रक्षा करने वाला तावीज़ मानते हो? तुम्हारी एक बेटी और पत्नी भी है ना, उनका नाम क्या था? लोनियस जवाब देता है इसका हमारे मिशन से कोई लेना देना नहीं है। वेरेडल कहता है एक हाई पालाडिन तुमसे पूछ रहा है और तुम अजनबी की तरह बात कर रहे हो। लोनियस बताता है कि उसकी पत्नी का नाम मार्शा और बेटी का नाम मीना है। वेरेडल उसे चिढ़ाते हुए कहता है अगर सफ़र के दौरान तुम नींद में उनका नाम लोगे तो मैं तुम्हें रोज़ चढ़ाऊँगा। लोनियस सोचता है लोग कहते हैं कि वेरेडल बदतमीज़ है, लेकिन उसकी स्किल और जो उसने हासिल किया है वो कमाल है। वेरेडल लोनियस से पूछता है हमें डार्क कॉन्टिनेंट क्यों भेजा जा रहा है। लोनियस बताता है कि सेंट स्वालिना को वहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए हमें वहाँ भेजा गया है। अगर मिशन सफल रहा तो दक्षिण के लोग हमें सम्मान देंगे, लेकिन अगर असफल रहा तो लोनियस को ही दोषी माना जाएगा। वेरेडल कहता है सेंट के अनुमान को लेकर बहुत कमज़ोर लोग भेजे जा रहे हैं, उनमें से सिर्फ हम 2 ही पालाडिन हैं, बाकी सब किराए के सैनिक हैं। लोनियस कहता है बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम बॉर्डर पार जाकर इन्वेस्टिगेशन करें। फिर सोचता है पता नहीं ऊपर के लोग क्या योजना बना रहे हैं, कोई तो कारण है कि मेरे जाने से पहले ही उन्होंने वेरेडल को भेजा। फिर दोनों चर्च से बाहर निकलते हैं जहां सैनिक उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वेरेडल कहता है ये हैं हमारे किराए के सैनिक, तुमने अच्छा काम किया। लोनियस मन में सोचता है वेरेडल चाहे जैसा भी हो लेकिन एक हाई पालाडिन है, उसकी वजह से शायद हमारा इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो और सर्वाइवल का चांस बढ़े। उधर म्यूंगरा बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है। उन्होंने जंगल को बिना नुकसान पहुंचाए सुंदर घर बनाए हैं। एमा बताती है कि वो इस चीज़ में माहिर है, लेकिन फ्लैश ट्री पर ध्यान देने की वजह से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई, पर अब स्टोरेज हाउस भी जल्द पूरा हो जाएगा। एमा बताती है कि मोल्टार मैजिक रिसर्च के लिए टैलेंटेड एल्फ्स को तैयार कर रहा है और पास में ही पानी का सोर्स भी ढूंढ लिया गया है। वे सोच रहे हैं एक बड़ी नाली बनाए जिससे पानी ले जाया जा सके। एमा बताती है कि जिस बिल्डिंग में वो खड़े हैं वो एक तरह का ऑफिस होगा जहाँ लोग पेपर वर्क करेंगे। तकुटू सोचता है एमा ने सब कुछ अच्छे से संभाला है बिना उसके कहे भी। वो सोचता है कि जब उसने पहली बार इन एल्फ्स को देखा था वे बहुत दुबले और कमज़ोर थे, अब वे बहुत स्वस्थ दिख रहे हैं। एमा पूछती है आपको हमारा काम कैसा लगा? तकुटू कहता है मैं इस ग्रोथ को देखकर बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने डार्क एल्फ्स को अपना नागरिक बनाया। इतनी तारीफ सुनकर एमा भावुक हो जाती है और रोने लगती है। फिर माफ़ी मांगती है कि वो अपने जज्बात काबू नहीं कर पाई। फिर एमा बताती है कि अब फ्लैश ट्री कटाई के लिए तैयार है। तभी वो पेड़ डरावने अंदाज में बोलता है मैं अब पक चुका हूँ, मुझे खा लो। ये सुनकर एमा डर जाती है। अटू कहती है अब हमारे पास म्योंगरा के लिए खाने की कोई कमी नहीं होगी। एमा उनका पानी का सोर्स दिखाने ले जाती है। वो देखती है कि जंगल कुछ अजीब सा लग रहा है और पानी का रंग रूप भी बदल गया है। मोल्टार और जिया भी आ जाते हैं और देखते हैं कि किंग भी वहाँ मौजूद हैं। वे पूछते हैं क्या हुआ? एमा बताती है ये पानी अब पीने लायक नहीं है। तभी अटू कहती है सब ठीक है और वो पानी पीने लगती है।
ये देखकर एल्व्स हैरान रह जाते हैं। अटू बताती है कि ये कर्व्स टेरेन है, इसका मतलब अब ये जगह म्योंगरा का हिस्सा बन चुकी है। तकड़ू कहता है, एक गहरी सांस लो। जब एल्व्स सांस लेते हैं तो बताते हैं कि वे खुद को और भी एनर्जेटिक और फ्रेश महसूस कर रहे हैं। अटू बताती है कि ये जगह ईवल्स के लिए फ़ायदेमंद है और अच्छे लोगों को नुकसान देगा। अब तुम लोग भी म्योंगरा का हिस्सा हो, यानी अब तुम भी ईवल्स हो। मोल्टार कहता है, इसका मतलब ये जगह हमारे लिए सेफ है और यहाँ रहना आरामदायक होगा। जिया पानी पीकर कहता है, इसका स्वाद तो बिल्कुल नॉर्मल है। तकुटू कहता है, ये हमारे डिफेंस के लिए भी अच्छा है और जल्द ही हमारा पूरा नेशन ऐसी ही ज़मीन में बदल जाएगा। अटू बताती है कि ये हमारे किंग की पावर है। मोल्टार कहता है, हमने किंग से यही उम्मीद की थी, ये कमाल की ताकत है। अटू ने सबको बताया कि एक परेशानी है, जिस जगह पर मैजिक का असर हुआ है वो अब कुछ अजीब सी दिख रही है। मोल्टार ने कहा कि अगर ये बदलाव छोटा हो तो ठीक है, लेकिन अगर पूरा इलाका ऐसा हो जाएगा तो दुश्मन उन्हें आसानी से ढूंढ लेंगे। गिया ने फिर से आर्मी तैयार करने की बात कही। अटू ने उसे समझाया कि इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब किंग खुद हीरो बनाने जा रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोल्टार को याद आया कि कल हीरो की बात हुई थी, लेकिन ठीक से समझ नहीं आया था। इस बार अटू ने बताने की जगह सीधा दिखाने का फैसला किया। उसकी पीठ से काले कांटे निकलते हैं और एक झटके में पास का पेड़ कट जाता है। सभी एल्व्स ये देखकर हैरान रह गए। अटू ने बताया कि उसने पहले नहीं बताया था, लेकिन वो खुद भी एक हीरो है। फिर कहा कि ये तो बस थोड़ा सा था, जब वो अपने सबसे ताकतवर रूप में थी तब ये ताकत इससे 100 गुना ज़्यादा थी। उसने बताया कि एक हीरो अकेले ही पूरी आर्मी से लड़ सकता है। ताकुतो ने समझाया कि हीरो बहुत ताकतवर होते हैं, वो आर्मी की तरह तो होते ही हैं, लेकिन उनका शरीर अलग दिखता है और समय के साथ उनकी ताकत भी बढ़ती जाती है। गिया ने पूछा कि क्या लेडी अटू भी और ज़्यादा ताकतवर होंगी? जवाब मिला हाँ। अटू ने हंसते हुए कहा कि अभी के लिए तो वो अकेले ही काफ़ी है। तभी ताकुतो ने उसे आवाज़ दी। अटू को लगा कि शायद किंग उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन ताकुतो ने गुस्से में कहा कि सिर्फ ताकत दिखाने के लिए जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था, अब उसे साफ भी करना होगा। ये सुनकर अटू उदास हो गई। गिया ने कहा कि वे लोग सफाई में मदद करेंगे। मोल्टार ने कहा कि अब सबको पता चल गया है कि लेडी अटू कितनी खास हैं और किंग ताकुतो कितने मजबूत हैं। मोल्टार ने एक सुझाव दिया, अब उनके किंग के लिए एक अच्छा सा महल बनवाना चाहिए। लेकिन ताकुतो ने कहा कि उसे महल नहीं चाहिए, वो सबकी तरह उसी साधारण घर में रहकर खुश है। मोल्टार ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गिया ने भी कहा कि अगर उनका किंग उनके जैसा ही घर रखेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। एम्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो सो भी नहीं पाएंगे। मोल्टार ने फिर से रिक्वेस्ट की कि किंग एक बार और सोचें। अटू ने समझाया कि भले ही महल बनाने में खर्च आएगा, लेकिन इससे डार्क एल्व्स बहुत खुश हो जाएंगे। ताकुतो ने आखिरकार हामी भर दी। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए। ताकुतो ने कहा कि एक दिन वो एक उड़ने वाला महल बनवाना चाहता है। अटू खुशी से बताती है कि ऐसा महल हमारे देश की पहचान बन सकता है, लेकिन वो तभी बनेगा जब उनका शहर सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच जाएगा। एम्मा ने पूछा कि उड़ने वाला महल क्या होता है। अटू ने बताया कि ऐसा महल हमेशा आसमान में उड़ता रहता है। मोल्टार ने कहा कि वो तो इसे सोच भी नहीं पा रहा, ये तो एकदम जादू जैसा है। एम्मा ने कहा कि किंग ने अब तक जो भी कहा वो सच हुआ है, शायद ये सपना भी पूरा हो जाए। इसके बाद मोल्टार और बाकी एल्व्स किंग ताकुतो के सामने झुक गए और उसे सम्मान दिया। उन्होंने फिर से कसम खाई कि वो हमेशा उसकी सेवा करेंगे। ताकुतो ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि अब म्योंगरा बहुत अच्छे से बढ़ रहा है और सबको ऐसे ही मेहनत करते रहना चाहिए। कहानी अब वापस लौटती है डार्क कॉन्टिनेंट की तरफ। लॉनियस और वर्डेल अकेले ही मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं। बाकी सैनिक ये देखकर हैरान होते हैं। एक सैनिक हैरानी से कहता है कि इन्हें तो हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वर्डेल हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, ये तो बस शुरुआत है। लॉनियस मन ही मन सोच रहा होता है, उम्मीद करता हूँ कि आगे डार्क कॉन्टिनेंट में कोई बड़ी मुसीबत ना आए।